तो दोस्तों मेरे आइल्स में 8 बैंड कैसे आए, मेरे इंडिविजुअल हर एक सेक्शन में कितने बैंड है, या फिर मैंने अपने एग्जाम के लिए कितनी प्रिपरेशन की थी, और क्या मुझे आइल्स में 8 बैंड लाने की वजह से कोई स्कॉलरशिप मिली या नहीं मिली, या फिर आपके लिए मेरे पास क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लेट मी शो यू माई आईएलटीएस सर्टिफिकेट, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मेरे सच में आईएलटीएस में 8 बैंड आए हैं। सो दिस इज़ माई आइल्स सर्टिफिकेट गाइज, हेज माई नेम, हेज माई फोटोग्राफ। एंड जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हो, मेरे आइल्स लिसनिंग में 9 बैंड्स आए हैं, आइल्स रीडिंग में 9 बैंड्स आए हैं, आइल्स राइटिंग में आई गॉट स्टक एट 6.5, आइल्स स्पीकिंग में 8 बैंड्स और ओवरऑल भी 8 बैंड्स आए हैं। सो नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने अपने आइल्स के एग्जाम के लिए कितनी प्रिपरेशन की थी। तो दोस्तों मैंने अपने आइल्स के एग्जाम के लिए 1 वीक की प्रिपरेशन की थी। जी हाँ दोस्तों, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी, और वो भी सिर्फ 1 वीक की। तो दोस्तों मैंने इतनी कम प्रिपरेशन क्यों की? क्योंकि दोस्तों मेरे स्कूल में मेरे 3 दोस्त थे जिन तीनों ने आइल्स का एग्जाम दिया था, और उन तीनों की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल भी लगभग मेरे के जैसा ही था, और उन तीनों ने दोस्तों कोई कोचिंग भी नहीं ली थी, और उन 3 में से 2 के आए आइल्स में 7 बैंड और 1 के आए 7.5 बैंड। तो इसलिए दोस्तों मुझे लगा कि अगर मैं भी कोई कोचिंग ना लूँ, ना ही कोई ज़्यादा प्रिपरेशन करूँ, तो भी मेरे इजीली 7 या 7.5 बैंड तो आ ही जाएंगे। और उन 3 दोस्त में से दोस्तों एक अभी टोरंटो में है, एक अभी वैंकूवर में है, और एक अभी एल्बर्टा में है। वो तीनों तो दोस्तों पहुंच गए कनाडा, लेकिन मैं इंडिया में ही रह गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरी 12th कंप्लीट हुई थी 2020 में, एंड मैंने उसी टाइम कनाडा में कॉलेज सिलेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो दोस्तों मेरा एडमिशन हो गया था कनाडा में सेंटेनियल कॉलेज में, जो कि स्कारबरो में है, मोटिव पावर टेक्नीशियन कोर्स में। एंड मैंने अपनी फीस भी दोस्तों उसी टाइम जमा करा दी थी, मैंने जीआईसी भी जमा करा दी थी। लेकिन दोस्तों 2020 में कोरोना की वजह से बायोमेट्रिक्स और मेडिकल हर जगह बंद थे। इस वजह से दोस्तों मैं अपनी फाइल एम्बेसी में लगा नहीं पाया था, तो मुझे अपना इंटेक डेफर कराना पड़ा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरे कोर्स में कोई ऑनलाइन क्लास भी नहीं थी, मेरा कोर्स में 50% थ्योरी थी एंड 50% प्रैक्टिकल था। तो दोस्तों मैंने अपने कॉलेज में काफ़ी सारी मेल करी थी कि मेरे कोर्स को ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन कर दो, लेकिन दोस्तों उनका हर बार सिर्फ एक ही रिप्लाई आता था कि आपके कोर्स में 50% प्रैक्टिकल्स हैं, इसलिए आपको इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए कनाडा में होना कंपलसरी है। तो इसलिए दोस्तों मेरा कोर्स मुझे डेफर कराना पड़ा, वो भी सीधा नेक्स्ट ईयर सितंबर 2021 के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरे कोर्स में साल में सिर्फ एक ही बार इनटेक था। जनवरी में कोई इनटेक नहीं था इस कोर्स में, मई में कोई इनटेक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सितंबर में इनटेक था। तो इसलिए मुझे पूरा 1 साल डेफर कराना पड़ा, सितंबर 2020 से सितंबर 2021 में। तो फिर 2021 में दोस्तों मैंने अपना बायोमेट्रिक्स कराया, मैंने अपना मेडिकल कराया, एंड मैंने अपनी फाइल एम्बेसी में लगा दी। लेकिन दोस्तों 2021 में पुरानी काफ़ी सारी फाइल्स एम्बेसी में पहले से ही इकट्ठी हो चुकी थी, इसलिए लोगों के वीज़ा काफ़ी लेट आ रहे थे। और दोस्तों मेरी क्लासेस स्टार्ट होनी थी 6 सितंबर से, लेकिन दोस्तों मेरा वीज़ा आया था 15 अक्टूबर को, मतलब लगभग कि 1 महीना लेट आया। तो इस वजह से दोस्तों मुझे अपना कोर्स फिर दोबारा 1 साल के लिए और डेफर कराना पड़ा। क्यों? क्योंकि दोस्तों 6 सितंबर तक मेरे हाथ में वीज़ा नहीं था, एंड मेरे को अपने कोर्स को स्टार्ट करने के लिए कनाडा में होना कंपलसरी था। तो इसलिए दोस्तों मुझे दोबारा से डेफरमेंट करानी पड़ी, एंड फिर 1 साल और डेफर होने के बाद अब मेरा कोर्स होएगा 6 सितंबर 2022 से चालू। एंड अब मैंने दोस्तों अपनी टिकट भी बुक करा ली है 16 अगस्त की, जो कि डायरेक्ट फ्लाइट है इंडिया टू कनाडा, जिसकी कॉस्ट दोस्तों मुझे पड़ी है 85,000 रुपीज़, विच इज़ कंपेरेटिवली वेरी चीप। क्योंकि दोस्तों लोग 2021 में 2-2 ढाई लाख की टिकट लेके भी गए हैं, और वो भी इनडायरेक्ट फ्लाइट्स में। सो होपफुली गाइज इस बार मेरी फिंगर क्रॉस्ड है कि इस बार कोई ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ ना आ जाए। तो लेट्स नॉट टॉक एनी मोर अबाउट मी गाइज, लेट्स टॉक अबाउट आइल्स। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको आइल्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। सो आइल्स में दोस्तों 4 सेक्शंस होते हैं। आइल्स लिसनिंग सबसे फर्स्ट सेक्शन, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग, एंड लास्ट सेक्शन इज स्पीकिंग। तो दोस्तों आइल्स लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शंस, तीनों सेक्शंस एक ही सिटिंग में कंप्लीट होते हैं, एक ही दिन में। एंड दोस्तों जो स्पीकिंग सेक्शन होता है वो आपके इन तीनों टेस्ट्स के कुछ दिन पहले हो सकता है या फिर कुछ दिन बाद हो सकता है। सो गाइज द लिसनिंग सेक्शन लास्ट फॉर 40 मिनट्स, एंड उसमें दोस्तों आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी, एंड उस ऑडियो के बिहाफ पे दोस्तों आपको कुछ आंसर्स कंप्लीट करने होंगे।
तो उस ऑडियो में दोस्तों दो बंदे आपस में बात कर रहे होंगे या फिर एक बंदा कुछ कह रहा होगा, एंड उनका एक्सेंट दोस्तों हमेशा फॉरेनर्स वाला होगा, उनका एक्सेंट कभी भी इंडियन एक्सेंट नहीं होगा। एंड उसको सुन के आपको कुछ आंसर्स कंप्लीट करने होंगे। ये आंसर्स दोस्तों एमसीक्यू वाले हो सकते हैं, या फिर सेंटेंस कंप्लीशन वाले हो सकते हैं, या फिर मैचिंग वाले हो सकते हैं, या फिर कोई फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी हो सकते हैं। टोटल दोस्तों आइल्स लिसनिंग सेक्शन में 6 क्वेश्चन टाइप्स हो सकते हैं। तो उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा एंड आपको ऑडियो को सुन के उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा। So moving on to the IELTS reading section guys. So the reading section lasts for 60 minutes and it has 3 passages. और ये 3 passages दोस्तों, इसमें से फर्स्ट वाली सबसे easiest होती है, सेकेंड वाली उससे डिफिकल्ट एंड द थर्ड वन इज द हार्डेस्ट। तो इनमें आपको करना क्या होता है, आपको अपनी पैसेजेस को रीड करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ये क्वेश्चंस भी दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स वाले हो सकते हैं, मैचिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन वाले हो सकते हैं। आइल्स रीडिंग सेक्शन में दोस्तों 11 क्वेश्चन टाइप्स होते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो कि ये 11 क्वेश्चन टाइप्स क्या होते हैं, या फिर अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है। सो आपको करना क्या होता है दोस्तों, बेसिकली आपको अपनी पैसेज को रीड करना है एंड उसके बिहाफ पे ही आपको अपने आंसर्स फिल करने हैं। So moving on to the IELTS writing section guys. So guys, IELTS writing section lasts for 60 minutes as well and it has 2 tasks, task 1 and task 2. तो अगर दोस्तों आपका IELTS अकेडमिक वाला एग्जाम है तो आपके टास्क 1 में आपको कोई ग्राफ दिया होगा, या फिर कोई चार्ट दिया होगा, या फिर कोई इलिस्ट्रेशन दी होगी एंड आपको उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होगा। और अगर आपका IELTS जनरल ट्रेनिंग वाला एग्जाम है तो आपको अपने टास्क 1 में एक लेटर लिखना होगा। एंड टास्क 2 दोस्तों, दोनों ही IELTS अकेडमिक और IELTS जनरल के लिए सेम है। दोनों में आपको एक एसे लिखना होता है विच शुड बी बिटवीन 250 to 300 वर्ड्स। So moving on to the IELTS speaking section guys. तो दोस्तों IELTS speaking section lasts for 11 to 14 minutes and it has 3 parts, part 1, part 2 and part 3. और दोस्तों ये सेक्शन एक इंटरव्यू की तरह कंडक्ट किया जाता है आपके और एग्जामिनर के बीच में। तो दोस्तों पार्ट 1 में आपसे बेसिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर योर हॉबीज, वेयर डू यू लिव, डू यू वर्क और स्टडी एक्सेट्रा। पार्ट 2 में दोस्तों आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है एंड उस क्यू कार्ड के ऊपर एक टॉपिक लिखा होता है एंड उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए दोस्तों आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। एंड उस 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम के बाद दोस्तों आपको 2 मिनट्स तक रेगुलर विदाउट स्टॉपिंग उस टॉपिक के ऊपर बोलना होता है। एंड उसके बाद दोस्तों पार्ट 3 में जो आपने पार्ट 2 में बोला था उस टॉपिक के ऊपर, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So now that you know the format of IELTS exam, let's talk about how I prepared for my IELTS exam. So starting with the listening section. तो दोस्तों लिसनिंग सेक्शन में आई हैड एन अनफेयर एडवांटेज। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं 8th क्लास से इंग्लिश मूवीज एंड शोज देखता आ रहा था। तो मतलब कि दोस्तों जब मैंने अपने IELTS का एग्जाम दिया था तो मेरे को इंग्लिश मूवीज एंड शोज देखते हुए लगभग 5-6 साल हो चुके थे, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे फॉरेनर्स का एक्सेंट 100% समझ आ जाता था। एंड इसी रीजन की वजह से दोस्तों मेरे IELTS लिसनिंग सेक्शन में 9 out of 9 बैंड आए हैं। So if you want to increase your score in IELTS listening as well, then definitely start watching English movies and shows from today. So coming to the IELTS reading section guys, तो दोस्तों जब आप अपना IELTS का एग्जाम बुक कराते हो तो उसके साथ आपको एक बुकलेट फ्री मिलती है। उस बुकलेट में दोस्तों काफ़ी सारी पैसेजेस होती है एंड एक CD भी होती है। उस CD में दोस्तों IELTS लिसनिंग सेक्शन के सैम्पल्स होते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने IELTS रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए उन सारी पैसेजेस को सॉल्व करा था। जितनी भी उस बुकलेट में पैसेजेस थी मैंने वो सारी सॉल्व कर दी थी। तो दोस्तों आप भी रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए ये कर सकते हो, और अगर आप थोड़ी जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर आप इस बुकलेट को अलग से मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, या फिर आप Amazon से भी खरीद सकते हो। Amazon पे सिंपली सर्च करके IELTS प्रिपरेशन बुकलेट, तो आपके सामने वो बुकलेट आ जाएगी, वहां से आप खरीद के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। So moving on to the IELTS writing section guys. So guys, to be totally upfront with you, I didn't practice IELTS writing section at all. मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी थी दोस्तों IELTS राइटिंग सेक्शन की। मैंने सिर्फ एक बार फॉर्मेट देख लिया था कि हाँ ऐसे ऐसे चार्ट आते हैं, डायग्राम आते हैं, उनको डिस्क्राइब करना होता है और एक ऐसे लिखना होता है। लेकिन दोस्तों मैंने इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करी थी। क्यों? बिकॉज आई एम लेजी। क्योंकि दोस्तों IELTS राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐसे लिख लिख के देखने पड़ते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लगता है, जिसकी वजह से इसको कोई भी नहीं करना चाहता। एंड मैंने भी दोस्तों इसी रीज़न की वजह से IELTS राइटिंग सेक्शन की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी थी। लेकिन दोस्तों आज मैं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों आई एम श्योर कि अगर मैं थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लेता IELTS राइटिंग सेक्शन की तो मेरे IELTS राइटिंग सेक्शन में 6.5 बैंड आने की बजाय 7.5 बैंड आ जाते, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल बैंड स्कोर भी 8 की बजाय 8.5 बैंड हो जाता। लेकिन गाइज एनीवेज आई एम प्रीटी हैप्पी विद 8 बैंड एज वेल। सो फाइनली गाइज मूविंग ऑन टू द IELTS स्पीकिंग सेक्शन। तो दोस्तों IELTS स्पीकिंग सेक्शन की मैंने प्रिपरेशन की थी बाय टॉकिंग टू अ फॉरेनर इन इंग्लिश डेली फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स।
मैं रोज दोस्तों एक फॉरेनर से बात करता था इंग्लिश में लगभग 15 से 20 मिनट। तो दोस्तों मैं ये करता कैसे था, मैं ये करता था ओमेगल वेबसाइट के थ्रू। ओमेगल एक वेबसाइट है दोस्तों, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो OMEGLE। उस वेबसाइट में दोस्तों कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। कंट्री में मैं सिलेक्ट कर देता था कनाडा को या फिर कभी कभार USA को। फिर इन दोनों कंट्री में से किसी भी एक कंट्री का सिटीजन मेरे सामने लाइव आ जाता था और मैं रोज उससे लगभग 15 to 20 मिनट्स किसी भी टॉपिक पे बात करता था। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस वेबसाइट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो इसलिए दोस्तों आप भी ये कर सकते हो। आई एम श्योर इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो एट लास्ट गाइज लेट्स टॉक अबाउट कि क्या मुझे आइल्स में 8 बैंड लाने की वजह से कोई स्कॉलरशिप मिली या नहीं मिली। सो द आंसर इज नो, मुझे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिली दोस्तों आइल्स में 8 बैंड लाने की वजह से। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कनाडा में जो ज़्यादातर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोई भी स्कॉलरशिप नहीं देते, चाहे आपके 12th में अच्छे मार्क्स हो या फिर चाहे आपके आइल्स में एक अच्छा बैंड स्कोर हो। स्कॉलरशिप्स दोस्तों मिलती है ऑस्ट्रेलिया में और USA में, एंड उसमें भी आई एम नॉट श्योर कि वो आइल्स के भी हाफ पे देते हैं या फिर 12th के मार्क्स के हिसाब से। लेकिन दोस्तों आई एम 100% श्योर कि कनाडा में ज़्यादातर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप नहीं देते। हाँ, जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो वो स्कॉलरशिप देती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो आपको अपने 3 दोस्तों के बारे में बताया था, उनमें से एक दोस्त दोस्तों मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में ही गया है एंड उसको स्कॉलरशिप मिली है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं देती कनाडा में। So that was it for today guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.